ज़ैगम साहब, अमेरिका कह रहा है कि वो मुज़ाकरात की बात तो होगी, लेकिन हो सकता है उससे पहले हम कोई मुदाखलत कर लें। वो कोई 5 ऑप्शंस पर गौर भी कर रहा है। आपके ख्याल में ईरान के मामले में इराक, लीबिया, शाम, वेनेजुएला, किस तरह की स्ट्रेटेजी या मॉडल आपको अमेरिका की तरफ दोहराए जाने के हालात नजर आते हैं, या कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ बयानात तक बात रहेगी? पहली बात तो ये है कि इस दुनिया में इस वक्त बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हमें तारीख कुछ नहीं बताती। एक नया माहौल है और एक नई दुनिया है। ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं, इस वक्त जो धमकी दे रहे हैं ईरान को, उसका बुनियादी मकसद है कि वहाँ पर मुजाहिरीन को फ्री हैंड मिल जाए, मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ ईरान की हुकूमत ताकत इस्तेमाल ना कर सके, जिसकी वजह से मुजाहिरीन और मुजाहिरे मोमेंटम ले सकें, बढ़ सकें और हुकूमत के लिए एक वाकई ख़तरा बन सकें। अब इसमें जो हमारे जहन में बात आती है, देखिए 2 मुल्क हमारे जहन में आते हैं, एक शाम है और एक लीबिया है। अब इन दोनों मुल्कों में मुजाहिरीन को बचाने के लिए यूरोप और अमेरिका ने मुदाखलत की, और बुनियादी तौर पर ये एक बैनुल अक़वामी गैर मुल्की मुदाखलत थी जिसका मकसद रजीम चेंज था, और ये मुल्क बर्बाद होकर रह गए। तो नीयत की हद तक तो हमें ये चीज़ एक कम से कम ख्वाहिश की हद तक नज़र आती है। इस वक्त का ईरान शाम और लीबिया से तो बहुत मुख्तलिफ है, आबादी में भी, अंदरूनी ताकत में भी, आइडियालॉजी के लिए भी उतना आसान तो नहीं है, तरने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी ईरान जो कुछ चंद साल पहले था वो इस वक्त नहीं है। उसके दिफा के 3 सतून थे जिसमें से 2 को बहुत नुकसान पहुंच चुका है। पहली चीज़ उनकी ये थी कि क्योंकि हम अंदरूनी दिफा हमारा कमज़ोर है, तो हम अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस था, उसके ज़रिए से जंगों को, ख़तरे को अपने बॉर्डर से बाहर रखेंगे। उसमें हमने देखा कि शाम में बशर अल-असद की हुकूमत गिर गई, लबनान में हिज़्बुल्लाह तकरीबन ख़त्म हो गई, उसकी लीडरशिप चलेगी, हसन नसरुल्लाह साहब शहीद हो गए, हुती बेइंतहा कमज़ोर हो गए। दूसरा सतून न्यूक्लियर प्रोग्राम। पिछली जंग में न्यूक्लियर प्रोग्राम को तकरीबन इस वक्त बेतहाशा नुकसान पहुंचा है, किसी को मालूम नहीं कितना, लेकिन बेतहाशा नुकसान पहुंचा है, और उसे दोबारा खड़ा करना आसान नहीं होगा। तीसरी चीज़ उनके पास बची है मिसाइल प्रोग्राम, और उस पर नज़र है वेस्ट की, अमेरिका की, इसराइल की, कि इसे भी किसी तरीके से तबाह किया जाए, और रजीम चेंज करने की ख्वाहिश मौजूद है। अब क्या वो काइनेटिक तरीका इस्तेमाल करेंगे, किस तरह का करेंगे? बूट्स ऑन ग्राउंड का तो कोई सवाल नहीं है। एक चीज़ जो एक इम्कान मौजूद है वो ये है कि प्रेसियन स्ट्राइक करें, लीडरशिप को ख़त्म करें। हमने देखा पिछली जंग में कि उनको बेतहाशा मालूमात हासिल हैं ईरान के अंदर से, ईरान के रहनुमाओं के बारे में, उनके फ़ौजी जो क़यादत है उसके बारे में, न्यूक्लियर साइंटिस्ट के बारे में, जिस तरीके से उनको चुन चुन कर टारगेटेड ख़त्म किया गया। एक तो यह है कि दोबारा उस तरह के हमले किए जाएं और ईरान को मजबूर किया जाए कि वो अमेरिका की शर्त पे, इसराइल की शर्त पे मुज़ाकरात करे और उनकी बात माने। दूसरी बात यह है कि माशी तौर पर उसका घेराव किया जाए, और इस घेराव को मज़ीद बढ़ाया जाए, क्योंकि इस वक्त जो ये लोग खड़े हुए हैं वो माशी तंगी की वजह से खड़े हुए हैं, जिसमें ईरान की अपनी खामियां भी हैं, इस हुकूमत की मिसमैनेज्ड करप्शन भी है, लेकिन पाबंदियों का बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए, बिजली नहीं मिलती ईरान में, ऐसा मुल्क जो दुनिया के दूसरे बड़े तेल के ज़खायर पर बैठा है, वो मुनासिब बिजली पैदा नहीं कर रहा। तेहरान में जो पानी का क्राइसिस है कि तेहरान के बंद होने का ख़तरा है, ख़ुद वज़ीर आज़म सदर साहब ने खुद इस बात पे इन्फॉर्म किया था, शहरियों को बताया था। इस 6 माह के दरमियान में जो ईरान की करेंसी है रियाल 40% गिरी है, आधी होकर रह गई है। महंगाई इस वक्त 60% है। तो अब लोग जो हैं वो बेतहाशा तंग आए हुए हैं, और अगर ये मज़ीद सख्ती बाहर से बढ़ती है, पाबंदियां बढ़ती हैं, तो ये तो और ज़्यादा सख्त हो जाएंगे हालात। तो आप समझ रहे हैं दाखिली इतनी ताकत मिल जाएगी कि बाहर से किया गया कोई भी वार कारगर साबित हो सकता है। देखिए, अब जो बाहर से किया गया वार है वो भी 2 धारी तलवार है। मिसाल के तौर पर अगर वो स्ट्राइक करता है अमेरिका, एक तो ये होगा कि ईरान ने धमकी दी है, उनकी ईरान की जो डिफेंस काउंसिल है, कि हम रिटेलिएट करेंगे, बल्कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। उससे वो एस्केलेशन होगी जो अमेरिका नहीं चाहेगा।
दूसरी बात यह है कि जब बाहर से हमला होगा तो इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि लोग मुजाहरे करने की बजाय अपने परचम के गिर्द इकट्ठे हो जाएं और इस रजीम को, इस हुकूमत को मज़ीद ताकत मिल जाए। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त जो ऑप्शन इनके पास ज़्यादा बड़ा मौजूद है कि ईरानी अवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा किया जाए, जिसके नतीजे में ईरानी हुकूमत और अवाम के दरमियान में फासले बढ़ें। लेकिन देखिए जो असल चैलेंज आएगा, आखिरी बात ये है, असल चैलेंज जो ईरान की इस हुकूमत को आएगा, जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को आएगा, वो उस वक्त आएगा जब उनके रहबर अली खामिनाई साहब दुनिया में नहीं रहेंगे। उनकी उम्र 86 साल है। और ये जहन में रखिए कि पिछले 100 साल में ईरान में सिर्फ 4 लोगों ने हुकूमत की है, 2 बादशाहों ने और 2 मजहबी रहनुमाओं ने। तो ये जब जाते हैं तो फिर क्या होगा? बड़ा मामला फिर ईरान के लिए दाखिली मामलात बन रहे हैं। शहजाद चौधरी साहब, इनकलाब ईरान के बाद होने वाली जंगें, मुजाहरे, ग्रीन मूवमेंट, जितने भी एहतजाज रहे या कोशिशें रही, वो मकसद तो हासिल नहीं हो सका। जिस तरह ट्रंप एक बार फिर अपने मकसद का इजहार कर रहे हैं, क्या मौजूदा एहतजाज, यानी कि अगर मैं दाखिली मामलात और सूरत हाल की बात करूं, जिसको जैगम साहब ने भी ऊपर बात की है, ईरान के निज़ाम के लिए वजूदी खतरा बन सकते हैं? देखिए, हम ट्रंप को फिलहाल एक साइड पर रख के अगर सिर्फ ईरान के अपने मामलात को देखें तो ये जो लोगों की शिकायत जो कि एक इजहार के तौर पे सामने आई हैं, क्या ये भी एक खास या बड़ी वजह नहीं है जिस पे ईरान को ध्यान देने की ज़रूरत है? क्या ईरान का अपना निज़ाम जो कि जिस किस्म का उसने एक सिंगल एंटिटी के तौर पे उसने पकड़ के रखा हुआ, पूरे ईरान को जकड़ के रखा हुआ, तो क्या वो भी एक मुमकिनात में से है कि शायद उसके रिएक्शन में लोग बाहर निकलते हों आवाज़ उठाना? तीसरी, एक फितरी आवाज़ होती है हर शख्स के अंदर, वो अपनी आवाज़ निकालना चाहता है, बताना चाहता है, बात करना चाहता है। अगर आप उस बात को, उसकी सोच को, उसकी फिक्र को वो स्पेस ना दें जिस पे वो अपना इजहार कर पाए, तो कहीं ना कहीं पे तो उसको फिर अपनी तान उसकी टूटेगी ना, जाके कहीं ना कहीं आवाज़ बोलेगा। सबसे पहले ट्रंप पे आ जाते हैं कि क्या हो क्या सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। देखिए, ट्रंप वेनेजुएला में या वेनेजुएला चला सकता है, या ग्रीनलैंड ले सकता है, या इन दोनों चीज़ों के साथ जो उसने रूस और चीन को छेड़ा है उनका कुछ मुकाबला कर सकता है, या वो ईरान में रिजीम चेंज कर सकता है, या वो साउथ चाइना सी में ताइवान के बारे में फिक्रमंद हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ना हो जाए, जब वो उलझा हुआ है आर्कटिक रीजन के अंदर, जहाँ पर ग्रीनलैंड की बात हो रही है, वेनेजुएला, लैटिन अमेरिका वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि इतने फ्रंट्स के ऊपर वो नहीं उसके पास है इतना टाइम या इतनी एफर्ट कि वो इस पे देखे ईरान। हाँ, वो ये जरूर चाहेगा कि जो आयतुल्लाह का जो इस वक्त जो निज़ाम है, इसको किसी तरीके से ये गिर जाए। अब गिरने के बाद क्या करना है, इसका हल उसके पास फौरन नहीं होगा। इसराइल तो उसको कहेगा कि आइए आके मिल के हमला करते हैं, ये मौका है ईरान को ख़त्म कर दें, लेकिन किस किस को ख़त्म करेंगे? एक बात जो कि जैगम साहब ने भी जिसका जिक्र किया, जब आप हमला बाहर से करते हैं तो आप उसी हजूम को एक और एंगल दे देते हैं, जहां पर वो हजूम पहले अपने निज़ाम के खिलाफ खड़ा था, अब वो बाहर की कुव्वत के खिलाफ खड़ा हो जाता है। ईरान में अमेरिका के बारे में जो जज्बा है, जो जज्बात हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। बेशक उनके अपने यहाँ भी शिकायत होंगी, लेकिन साथ ही साथ उनको अमेरिका को भी और इसराइल को भी एक खास एंगल से देखते हैं। तो अमेरिका और इसराइल ऐसे वक्त में अगर ऐसा काम करेंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा उस बड़े मकसद के लिए, जिसके लिए वो हमेशा से कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से इनका निज़ाम जो है इसको दरम बरम किया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई डायरेक्ट अटैक, और दूसरा डायरेक्ट अटैक हो भी कैसे सकता है? हवाई अटैक होंगे, क्या होगा? मिसाइल अटैक होंगे, कितने दिन करेंगे? 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन आपने करके देख लिया, कोई रिजीम चेंज वहां पे तो हुई नहीं। कोई उनके आवाम के अंदर ऐसा जज्बा नहीं आया जिसने कहा कि इनको खत्म करके रख दो, इन्होंने हमें वो खड़े हो गए जज्बे की तरह के साथ। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये चीजें, ज्यादा परेशानी क्या है ईरान को होनी चाहिए अगर ईरान इस वक्त, और मुझे यकीन है कि वो इस पे जरूर इस तरीके से सोच रहे होंगे कि यहीं पे घर के अंदर ही इसका कोई तरीका निकाला जाए। लोगों का हजूम जो है, लोगों की जो जज्बात हैं, वो बिल्कुल जेन्युइन है, वो परेशान है। अब वो बाहर मोसाद के भी लोग होंगे, अमेरिका वाले भी होंगे, लेकिन आपने वजह तो क्रिएट की हुई ना अंदर खाना है, जिसकी वजह से ये जज्बात सामने आ रहे हैं। अगर वो मोसाद वाला फायदा हासिल करना चाहता है या अमेरिका वाला करना चाहता है, वो करते रहेंगे। लेकिन आपको अगर इसको रिपेयर करना है तो सबसे पहले अपने अंदर अपनी दुरुस्तगी कीजिए, अपने निज़ाम में दुरुस्तगी कीजिए, लोगों को आवाज आने दीजिए, लोगों को बात करने दीजिए, ताकि उनकी आवाज किसी न किसी शक्ल में, उनकी आवाज क्या होती है, वोट की शक्ल में होती है, इलेक्शन की शक्ल में होती है, अपनी महंगाई के खिलाफ होगी, इन तमाम चीजों के खिलाफ। अगर आप हर जगह पे उनका नाटका बंद कर देंगे तो उनकी आवाज कहीं ना कहीं तो निकलेगी। तो मेरा ख्याल है कि अंदर खाने, जरूरी नहीं कि आयतुल्लाह खामेनाई ही
ہمیشہ کے لیے وہ بالکل بن کے بیٹھا رہا، وہ ہے ان کی اپنی عزت ہے، وہ بالکل پہچان سب رکھتے ہیں، لیکن کھولیں اسپیس کو، اندر کی اسپیس کھولیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک سویلائزیشنل تاریخ، آپ کے پاس ایک جسے کہتے ہیں کہ تمام جو باقی لوازمات ہوتے ہیں وہ سب موجود ہیں اس قوم کو ایک یکجا رکھنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے، اور ان کو آئندہ کا رستہ دکھانے کے لیے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ کے پاس کوئی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ وہ جا کے فقط بالکل ایران پہ قبضہ کر لے گا، رجیم چینج کر لے گا۔ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں پہ آلٹرنیٹ لیڈرشپ کیا ہے، کس کو لے کے آنا ہے اگر لے کے آنا ہے۔ تو اس لیے اس وقت ایران اس کے ہاں اس کا ایران کا خراب ہونا، گرنا، اس نظام کا خراب ہونا ضرور اس کی چاہت ہوگی، لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو اس کا پتہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک